क्या होती है कि P एंड Q आर सम इंटीजर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, पहली चीज, यानी कि कोप्राइम, यस है सर। ना। P एंड Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? जिनका सर जो प्राइम नंबर हम्म। बता रहते हैं जैसे 2 और 3। तो मतलब क्या हुआ इसका? कोप्राइम्स का मतलब क्या हुआ अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए? सर Sir, no हैविंग common factors. सर हैविंग नो हाँ कॉमन No common फैक्टर। factors हाँ other than one. हाँ, अदर देन वन, वन तो चलो है ही। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि P और Q को प्राइम्स हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में P भी आएगा और Q भी आएगा। ये बात समझ में आ गई Yes, sir. कि जैसे यस मैंने कहा सर। 5 एंड 7, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा अदर देन वन जिसकी टेबल में 5 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। ठीक है, जब भी ऐसा हो जाए तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है? P बाई Q के फॉर्म में होता है, जहां पर P एंड Q आर कोप्राइम्स। ये पहली चीज हो गई। उसके बाद P Q बिलोंग्स टू I, है ना। P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सारी बातें अगर फुलफिल हो रही हैं तो इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात कि अगर किसी yes, नंबर को sir. हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकें P बाई Q के फॉर्म में, जहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम्स, दैट इज देयर इज नो नंबर इन whose टेबल बोथ P एंड Q बोथ अपीयर। ठीक है, अगली बात, P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये हमने पहले भी कहा कि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं हो सकता मैथ्स में। तो कहीं भी नहीं हो सकता तो यहाँ भी नहीं हो सकता। तो Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। P पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, P 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिर्फ यही कंडीशन है, यही कंस्ट्रेंट है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक है, तो अगर आपने P बाई Q ऐसा लिख दिया, दो नंबर को ऐसा लिख दिया, इसका मतलब इसको डिवाइड भी किया जा सकता है ना। अगर तुम लिख रहे हो सपोज 5/2, तो इसका मतलब है कि ऐसा थोड़ी है कि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और छोड़ देंगे, इसके आगे भी कुछ चाहे तो कर सकते हैं। तो डिवीजन पॉसिबल है। Yes, sir. तो डिवीजन किया तो क्या क्या हो सकता है? पहला केस, टर्मिनेट हो जाए, है ना। डिवीजन करने के बाद Yes, पहली sir. चीज क्या आ जाए कि वो टर्मिनेट हो जाए। और अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? अगर वो रिपीट। Sir, हाँ non-terminate. हाँ अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो बात सही है। लेकिन इसके अलावा क्या होना चाहिए? रिपीटिंग? Non-repeating. नहीं, रिपीटिंग। रिपीटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग होना चाहिए। या फिर रिकरिंग भी इसको कई जगह बोला जाता है, एक ही बात है। रिपीटिंग नहीं होगा तो वो P बाई Q के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। रिपीटिंग इज अ मस्ट। पता है क्यों? इसको समझाता हूँ कि ये रिपीटिंग क्यों है। हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर आप मैथ्स की सिमेट्री को रेस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड देता है। कई बार कहा, यहाँ पर भी वही है। अगर ये रिपीटिंग नहीं होगा तो ये P बाई Q के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। तो आप ये समझो कि बेसिकली P बाई Q जो आप लिखते हैं ना, आपको पढ़ाया जरूर जाता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, लेकिन P बाई Q जो है वो यहाँ से आता है एक्चुअली। इट्स द अदर वे राउंड, है ना। पढ़ाया जरूर आपको उल्टा जाता है लेकिन वो होता उल्टा एक्चुअली में। कैसे, ये आपको समझाते हैं। चलो मान लो आप सबको घूमने के लिए एक जगह ले जाया गया, मान लो
सबने इंडियन ओशन का नाम सुना है? यस sir. सर। कहाँ Yes, पर है? sir. Yes, sir. कहाँ पर है इंडियन ओशन? भारत के किस पार्ट में? Yes. हाँ वो समझ गया, मैं सुना है, किस पार्ट में Southern है? part. सदर्न पार्ट। Southern part. South. साउथ तो चलो मान लो ऐसा हुआ कि स्कूल ने अपने पैसे से आपको घूमने के लिए भेज दिया कि आप कन्याकुमारी रामेश्वरम घूम के आओ, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग घूम नहीं पाए। तो अचानक से एक दिन ऐसा आपको पता चला कि आपकी क्लास को घूमने के लिए भेजा जा रहा है, तो आप चलेंगे घूमने के लिए? Yes, sir. यस सर। चलो, तो मान लो कि हम लोग चले गए और हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन ओशन के पास। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन, यस सर। है ना? जिसको नहीं दिख रहा है वो आंखों को खोलो, दिखेगा। तो हम लोग इंडियन ओशन के पास पहुंच गए और हम ओशन को देख रहे हैं, सभी ओशन को देख रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूर दूर तक क्या दिख रहा है? पानी। पानी पानी, दिख रहा है। पानी, पानी. अच्छा, अब मान लो कि क्लास में एक शैतान बच्चा है, कोई भी मान लो, है ना? हम लोग क्या है कि एक तरफ एक साथ खड़े हैं, वो दूसरी तरफ जाता है, वो कहता है कि ये लोग बहुत मजे से पानी देख रहे हैं बहुत देर से, इनको मैं मजा चखाऊंगा। वो क्या करता है कि वो बगल के मार्केट से वहीं से एक बकेट खरीदता है, एक बाल्टी खरीदता है, और उसने क्या किया कि एक बकेट पानी पीछे से कहीं से निकाल लिया, और वो ये मान के चल रहा है कि जैसे ही उसने एक बकेट पानी निकाला ना, आप सभी को ओशियन का जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, एंड वी ऑल विल बी शॉक्ड कि ये से कैसे हो गया। तो आपको क्या लगता है, वो सही सोच रहा है? नो सर। नहीं, अच्छा, वो गलत ठीक है। सोच रहे हैं. उसने दूसरी बाल्टी भी निकाल ली, एक बाल्टी से काम नहीं हुआ तो ऐसे उसने 10-15 बाल्टी पानी निकाल ली पीछे दूसरी तरफ से। तो आपको क्या ओशियन में वाटर लेवल नीचे जाता हुआ दिख रहा है? No, sir. नो नहीं दिख सर। रहा है, No, sir. यानी उसकी मेहनत बेकार जा रही है। यस सर। चलो, Yes, sir. तो अब वापस आ जाते हैं हम लोग घूम करके, है ना? और अगला घूम के आ क्वेश्चन, गए. ये क्वेश्चन ये होगा कि इसका रेशनल नंबर से क्या लेना देना, देखते हैं अभी क्या लेना देना है। मान लो लेट x इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे जाता जा रहा है ये 333। कितने 3 आपको दिख रहे हैं यहाँ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, मतलब कि ओशियन की तरफ, ओशियन में जितना पानी था ना यस सर। वैसा ही दिख रहा है। अब कोई शैतान बच्चा है, उसने कहा कि इस 3 को चलो नाम दे दिया गया A, इसको दे दिया गया B, इसको दे दिया गया C। उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो A है ना, इसको इधर ले आता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो सभी को वो उम्मीद कर रहा है कि जैसे सभी को ओशियन में एक बकेट पानी निकालने से पानी का लेवल कम होता हुआ दिखता, वो उम्मीद कर रहा है कि जैसे ही उसने ए को इधर लाया, ये जो 3 की संख्या थी, नंबर्स थे 3, ये आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा होगा क्या? No, sir. समझ में आया मैंने क्या पूछा? उसने उम्मीद की कि जैसे ही एक 3 को डेसिमल के दूसरी तरफ ले जाया जाएगा, जो बचे हुए 3 हैं उनकी संख्या कम होती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसा होगा क्या? No, sir. Infinite. है ना? तो इनफाइनाइट है, वो कितने भी 3 को ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, दूसरा यस। कि जैसे उसको पानी को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी? बकेट की बकेट। जरूरत पड़ी थी। बकेट अच्छा, की. तो यहाँ पर 3 को बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? कैसे कर सकते हैं? जहाँ भी कुछ चाहिए होगा, अपने आप तो होगा नहीं, क्या कर सकते हैं? हाँ, 10 इंटू 10 कर दिया, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, है ना? ऐसा थोड़ी ना है, जब बकेट खरीदोगे तो यस पैसा सर। भी तो दोगे। तो बकेट तुम्हारे पास, पैसा सामने वाले के पास, तो इक्वेशन बराबर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सिंपल करके देखते हैं।
10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 ऐसे करता हुआ चला गया और x को लिख दिया 0.3333 ऐसे करके लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। और अब Yes, दोनों sir. को माइनस कर दिया गया। वो चेक कर रहा है कि बकेट से पानी निकालने के बाद और पहले कितना डिफरेंस था, वो चेक करना चाहता है। तो LHS में क्या आएगा? 9x 9x। और RHS में क्या आएगा? 3 सिर्फ 3 आएगा, है ना। ये Yes, 0.3333 और ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। पहले जितना पानी था बाद में भी उतना ही पानी है, उसी हिसाब से पहले जितने 3 थे बाद में भी उतने ही 3 हैं। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू 1/3 दिख गई क्या? यस सर। तो ये आपको X, p by q 1/3, के yes, फॉर्म sir. में आ गया, p by q के फॉर्म में आ गया ना, p by q के फॉर्म में। क्यों आया p by q Yes, के yes, फॉर्म sir. में, है ना? क्यों आया p by q के फॉर्म में? क्योंकि ये रिपीटिंग था। देखा, अगर ये रिपीटिंग नहीं होता तो आप इसको p by q के फॉर्म में ऐसे नहीं ला सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता अगर कि x इज इक्वल टू मान लो 0.3374809185 ये ऐसे चलता जा रहा है और आपने कहा 10x इज इक्वल टू 3.3748091857। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या आपको RHS की वैल्यू पता है? आप क्या RHS की वैल्यू कभी No, निकाल सकेंगे? कभी नहीं निकाल सकेंगे। No. क्यों? क्योंकि ये नंबर कहाँ तक जा रहा है आपको पता ही नहीं। तो हाँ। आप क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। ये समझ में आ रहा है? यस आप सर। तो अगर ये नॉन रिपीटिंग हो जाए तो अगर ये देखो ध्यान से सुनना, अगर ये नॉन रिपीटिंग हो जाए तो क्या ये p by q के फॉर्म में आ सकता है? हाँ सर, आ सकता है। नो सर। नहीं, आज तक तो नहीं आया। नहीं अच्छा, आ हाँ, नहीं सकता है, नहीं आ सकता है। ध्यान से सुनो फिर से, अगर ये नॉन रिपीटिंग है तो p by q के फॉर्म में आ सकता है क्या? नो सर। नहीं आ सकता। अच्छा, और p by q क्या है? p by q क्या है? इंटीजर। नहीं, इंटीजर तो है। p by q क्या है अपने आप में? टोटल p by q रेशनल क्या है? रेशनल नंबर। नहीं, को प्राइम। वो सब बात की बात है। p by q है क्या? Yes. वो हम बाद में देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं? Fraction. रेशियो। ये एक रेशियो है, रेशियो। तो यानी ये रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल। रेशियो से रेशनल आता सर। है ना। अगर वो रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है तो फिर रेशियो से रेशनल आ गया। अगर रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई, रेशनल नंबर और इरेशनल की कहानी। यस सर। को प्राइम होना चाहिए, p by q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से लिख दिया p by q। तो दो को अगर रेशियो में लिखा है तो इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। डिवाइड करके देखा तो टर्मिनेट हो गया, तो ये रेशनल नंबर का एक फॉर्म है। दूसरा, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? रिपीटिंग होगा। इनफैक्ट उल्टा होता है, रिपीटिंग के कारण ही वो फ्रैक्शन में या रेशियो में कन्वर्ट हो पाता है। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब डिनोमिनेटर या तो 2 का पावर हो या 5 का कोई भी पावर हो या इन दोनों के कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। 2 to the पावर मान लो m इंटू 5 to the पावर n, जहां पर m और n होल नंबर्स हैं, कुछ भी हैं, मतलब इंटीजर्स हैं, ऐसा मान। ठीक है, 2 का कोई भी पावर हो या 5 का कोई भी पावर हो या 2 into 5 का कोई कॉम्बिनेशन। इनके अलावा अगर कोई भी थर्ड नंबर आपको दिख गया नीचे में डिनोमिनेटर में तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये 9th में आपने पढ़ा होगा।
और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तब वो इरेशनल हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको या डाउट है इसमें? सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करिए। यस सर, हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो हम एक एक करके चीजों को समझते हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे प्रूफ किया जाता है। रियल नंबर को किन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? मेन पार्ट्स में। रेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट, रेशनल प्लस इरेशनल। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर आपको दुनिया के सारे रेशनल नंबर्स पता हैं एज वेल एज दुनिया के सारे इरेशनल नंबर्स पता हैं, तो इसका मतलब आपको दुनिया के सारे रियल नंबर्स पता हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, कि रियल नंबर्स रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं। ठीक है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है कि एक समय या कोई भी नंबर एक ही चीज हो सकता है, या तो वो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा, वो दोनों नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कोई नंबर जो कभी रेशनल भी हो जाए कभी इरेशनल भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो सिर्फ रेशनल है या तो वो इरेशनल है। ये भी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। है ना? देखो, बीच की चीजें हमें पसंद नहीं है, तो या तो वो इस पार होगा या तो इस पार होगा, या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात कि मुझे लग रहा है कि मान लो एक नंबर है ए, मान लिया, और मुझे क्या लगा कि ये रेशनल है ना? और विथ टाइम मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी दिख गई जिससे मुझे लगा कि ये रेशनल नहीं है। यानी कि मुझे समय के साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें मिली जो कि रेशनल नंबर्स की नहीं होती हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर से सुन लिया एक बार कि मेरे पास एक नंबर है ए, उसके कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं, तुमने मान लिया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला है। उसी तरह से ये है ए, इसको फिर हमने मान लिया कि ये रेशनल है। विथ टाइम हमें रियलाइज हुआ कि इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो रेशनल नंबर्स की नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? इरेशनल। इरेशनल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि अगर यस सर। एक नंबर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, हमने उसको रेशनल माना है तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर एक भी प्रॉपर्टी में वो डिस्क्वालीफाई हो जाए कि ये तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, जैसे ही आपको पता लग गया, उसको किस कैटेगरी में डाल दोगे कि भाई आप इरेशनल की तरफ चले जाओ? इरेशनल। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। तो यहाँ पर तीन बातें थी। पहला, रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगला, हमने उसको रेशनल माना क्योंकि रेशनल ज्यादा आसानी से दिखता है, और आगे हमें पता चला कि अरे ये तो प्रॉपर्टी रेशनल की होती ही नहीं है। तो जैसे ही ये हमें पता लगा, हम क्या बोल कॉन्ट्राडिक्ट देंगे? कर दे रहा है। हाँ, हम उसको बोल देंगे कि ये इरेशनल है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि बुक में तो बहुत सिंपल है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बता रहे हैं? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इरेशनल नंबर को पता कर पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमारे को कोई दे दे कोई नंबर और कहे कि प्रूफ करो ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कब जाकर के वो रेशियो में कन्वर्ट हो पाएगा हमें पता नहीं। तो रेशनल नंबर अगर सीधे ही आपको रेशियो में दिख जाए पहले ही स्टेप में, तो बड़ा आसान है। तो हम रेशनल नंबर को पता करना आसान समझते हैं कंपेयर टू इरेशनल, पहली बात। दूसरा, हमने उसको रेशनल माना और समय के साथ एक भी प्रॉपर्टी मिल गई कि वो रेशनल नहीं है, तो हम उसको प्रूफ कर देंगे कि वो इरेशनल है।
अब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये अभी मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। आपने क्या कहा कि अच्छा √2 है, तो बड़ा आसान है, √2 को मैं √2/1 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकता हूँ। फिर आपने कहा तो और भी आसान हो गया, डिवाइड करके देख लेते। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया तो ये इरेशनल हो जाएगा, है कि नहीं? अगर ये डिवाइड कर रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाता तो ये क्या हो जाता? इरेशनल हो जाता। तो बड़ा आसान है ये, तो क्या दिक्कत है यस इसमें? सर। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इतना आसान भी नहीं है, ये डिवीजन हमें यस पता सर, नहीं है, रूट कैसे डिवाइड? है ना? ये डिवीजन, और ये आगे भी चलता रहेगा, ये डिवीजन हमें पता नहीं है। तो जो बेसिक जो तरीका होता है रेशनल और इरेशनल निकालने का, वो डिवीजन ही होता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ जाए तो रेशनल है, और एल्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए तो इरेशनल होगा। पर यहाँ से तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तरीका तो फ्लॉप हो गया। तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम नए तरीके की खोज में चलते हैं, और हमने कहा कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे ही माना तो √2 क्या हो जाएगा? a/b के बराबर, रेशियो के बराबर, वेयर a and b आर कोप्राइम्स। पहली बात। दूसरी चीज, a and b belongs to integer and b is not equal to 0। ये एक तरह से स्टिकर होता है रेशनल नंबर का। जैसे ही आपने बोला कि ये रेशनल है, ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके आगे क्या करें? अगर हमें √2 को सॉल्व करना आता तो फिर इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम पहले ही स्टेप में बता दिए होते कि √2 क्या है। लेकिन हमें √2 के बारे में कुछ भी नहीं पता। अंडर रूट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अंडर रूट्स को वी हैव टू गेट रिड ऑफ अंडर रूट। तो क्या तरीका है अंडर रूट को हटाने का? स्क्वायर कर देंगे बोनस। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो हमने वही किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर कर दिया। तो इससे मुझे ये मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू a²/b²। दिस इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू 2b²। इसको हमने इक्वेशन 1 माना। यहां तक ठीक है? यस सर। तो अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं कि 2 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो कभी ना कभी 2 की टेबल में a² आएगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? 2 इंटू समथिंग, b² को अभी समथिंग मान लो, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू a² आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 की टेबल में कभी ना कभी a² आएगा। जैसे मैं कहता कि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो इसका मतलब 2 की टेबल में कभी ना कभी 10 जरूर आता, तभी बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। तो अगर 2 की टेबल में a² आ रहा है तो 2 की टेबल में a भी आना चाहिए। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। 2 अगर a² को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है तो जाहिर सी बात है a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तभी ये, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से रिमाइंडर बचेगा और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा और प्रोडक्ट से रिमाइंडर गायब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि रिमाइंडर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 0 है, और 0 तभी पॉसिबल है जब दो नंबर के प्रोडक्ट में से कोई एक या दोनों 0 हो, तभी 0 आएगा ना। अगर यहाँ से कुछ रिमाइंडर बच यस जाता सर। और यहाँ से भी रिमाइंडर कुछ बच जाता तो दोनों का प्रोडक्ट
कभी भी 0 थोड़ी ना आ पाता। इसका मतलब कि अगर 2a² का फैक्टर है तो डेफिनेटली 2a का भी फैक्टर है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a को 2k लिख दिया, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये इक्वेशन 2 हो गया। मैंने क्या बोला, हमने शुरू किया कि 2a² का फैक्टर है और प्रूफ कर दिया कि 2a का भी फैक्टर है। तो a किस तरह के फॉर्म में होगा, 2 इंटू समथिंग हो रहा होगा, तो उसको हमने 2 इंटू के मान लिया। अब इस 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, तो क्या हो जाएगा, a² की जगह 4k² इज इक्वल टू 2b² आ जाएगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि b² की वैल्यू क्या आ गई, 2k², ये आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। 2 की टेबल में b² भी आएगा और 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया आपको कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b², देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। और 2 क्या है, a का भी फैक्टर है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया, दिस इंप्लाइज 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। यानी 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में a भी आएगा और b भी आएगा। दिस इंप्लाइज a एंड b आर नॉट कोप्राइम्स। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज a बाई b और √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहां से ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये है प्रूफ। ठीक है, और इसी तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये लॉजिक समझ में आ गया आपको या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। सर एक बार फिर बता दीजिए, ये a² और a का फैक्टर कैसे होगा? यस सर। a² इज इक्वल टू 2b² दिख रहा है, तो यस सर। a² कुछ तो होगा। मान लो a² की वैल्यू 10 है और b² को कुछ भी मान लो, ऐसा 5 है मान लो, तो 2 की टेबल में 10 आएगा, तभी तो इक्वल टू लिखा। यस यस और सर। आपको पता है b एक इंटीजर है, तो b² भी एक इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। तो 2 यस। की टेबल में अगर a² आएगा तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, फैक्टर है a² का, हाँ। है ना। यानी इसको डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और इंटीजर दे रहा है। 2 10/2 क्या होगा, 5। उसी तरह से a²/2 क्या होगा, b² एक इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है या डेसिमल नहीं है। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², तो डेफिनेटली 2 a का भी फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि अगर रिमाइंडर यस आया सर। होता तो रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर समथिंग आता, 0 नहीं आ सकता था। 0 तभी आएगा जब पहले भी 0 रहा होगा। तो फिर 2 क्या है, a का फैक्टर है, तो फिर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू के लिख दिया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर रख दिया तो a² क्या हो जाएगा, 4k² इज इक्वल टू 2b²। तो सॉल्व किया तो यस सर। b² की वैल्यू आ गई 2k²। तो यहाँ से पहले जैसा ही आ गया। अब 2 क्या है, इसका मतलब b² का भी फैक्टर है, यानी b का भी फैक्टर है।
तो 2 क्या है, ए और बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि ए और बी अब कोप्राइम नहीं है। 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ए भी आएगा बी भी आएगा, तो इसका मतलब a बाई बी और √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, और रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा।